Okay. So hello everyone, welcome to another lecture of mechanics of material, and this is lecture number 16. And today learning outcome is a stiffness and flexibility. First I will discuss about a stiffness and flexibility, and second thing I will discuss analysis of a statically indeterminate structure. एक्चुअली प्रीवियस क्लास में हमने बोला था कि थर्मल स्ट्रेस डिस्कस करेंगे, है ना। लेकिन थर्मल स्ट्रेस को डिस्कस करने से पहले ये टॉपिक डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि वहाँ पे जो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का एनालिसिस हमने लिखा है इसका यूज करेंगे, है ना। सो चीज़ों को एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना। एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट का हो, इसके लिए ज़रूरी है कि चीज़ों को एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ा जाए, है ना। और ये चीज़ आपको वही बताएगा जो चीज़ों को फेस किया हो, है ना, जो चीज़ों को फेस किया हो, है ना। सो जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज, वो पढ़ेंगे स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। ऐसे तो ये टॉपिक बहुत छोटा है, स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखेंगे आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना है, और विशेष रूप से जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, मतलब डिप्लोमा का स्टूडेंट है तो थर्ड ईयर में, और बीटेक का है वो भी थर्ड ईयर में, है ना। थर्ड ईयर डिप्लोमा, थर्ड ईयर इन द सेंस ऑफ की फाइनल ईयर, है ना, और बीटेक थर्ड ईयर दोनों में है। जो आपका एक सिविल का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है टॉस, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बड़ा भाई है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्या है, बड़ा भाई माना जाता है इसको, है ना। सो यहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे आएगा फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, ऐसा पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर को एनालाइज करने का डिफरेंट मेथड है ना। सो वहाँ पे पढ़ते हैं, बट उसका जो छोटा सा इंट्रोडक्शन है वो यहीं पे मैं देना चाहूँगा, क्योंकि उसका अभी यूज भी करेंगे जब एनालिसिस करेंगे इसका स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का, तो इसका फ्लेक्सिबिलिटी मेथड और स्टिफनेस मेथड का यूज करेंगे। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी मेथड से। सबसे पहली बात, ऐसा नहीं कि इसके बारे में आपको पता नहीं है ना। आप लोअर क्लास में चीज़ें पढ़ रखे हैं लेकिन याद नहीं आता आपको, है ना। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में या 12th क्लास में जब फिजिक्स पढ़े हो वहाँ भी इन चीज़ों को पढ़े हैं, है ना। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टिफनेस के बारे में देखेंगे। स्टिफनेस क्या होता है ना। चीज़ों को ध्यान से देखना है। स्टिफनेस होता क्या है, नाम तो सुना होगा स्टिफनेस। कब सुना होगा, जब स्प्रिंग के बारे में पढ़ा होगा, है ना। स्प्रिंग के बारे में पढ़ा होगा, है ना। वहाँ पे इसको बोलते थे स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया है, एक स्प्रिंग कंसीडर किया है जिसका लेंथ क्या है, इनिशियल लेंथ है जो क्या है, एल है। इनिशियल लेंथ क्या है, एल है ना। लेकिन जब इस पे लोड हम पी अप्लाई करेंगे, इस पे जब लोड पी अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा, कुछ डिफॉर्मेशन आएगा, कुछ क्या आएगा, डिफॉर्मेशन आएगा। उस डिफॉर्मेशन को हमने यहाँ पे डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है, उस डिफॉर्मेशन को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा बताओ। लोअर क्लास में पढ़ा होगा, 12th क्लास में फिजिक्स में या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है क्या होता है। एक्चुअल में पढ़ा होगा स्प्रिंग फोर्स P बराबर K इंटू एक्स, है ना। P बराबर K इंटू एक्स पढ़ा होगा, जहाँ पे x डिफॉर्मेशन होता था और K स्प्रिंग कांस्टेंट होता था, है ना। तो यहाँ पे P बराबर क्या लिखें, K इंटू डेल्टा, क्योंकि यहाँ पे डिफॉर्मेशन क्या है हमारा, डेल्टा है, ठीक है। तो यहाँ से K बराबर क्या हो गया, P बाई डेल्टा। K बराबर क्या हो गया, P बाई डेल्टा, ठीक है। जहाँ पे K क्या है हमारा, स्प्रिंग कांस्टेंट है ना। इसका क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में इस K को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में या फिर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में एक नाम दिया गया है, स्टिफनेस। क्या नाम दिया गया इसको, इसका नाम है स्टिफनेस। अब स्प्रिंग कांस्टेंट भूल जाओ, है ना। अब स्प्रिंग कांस्टेंट भूल जाओ, इसी को बोला गया है यहाँ पे स्टिफनेस। क्या बोलते हैं, स्टिफनेस। अब ये स्टिफनेस को हम डिफाइन कैसे करेंगे, ये देखो फॉर्मूला को अगर ध्यान से देखो तो इसका डेफिनेशन वो खुद बता देगा, है ना। ये डेफिनेशन है जो खुद बता देगा। अगर डेल्टा को हम 1 पुट कर देते हैं, डेल्टा को यदि हम 1 पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, K इजकल टू P। तो क्या हम लिख सकते हैं, फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस
यूनिट डिफॉर्मेशन, है ना। स्टिफनेस इज नथिंग बट इट इज फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन, है ना। इट इज फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि जैसे ही डेल्टा का वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हैं तो k इक्वल टू पी हो जाता है। k इक्वल टू क्या हो जाता है? p हो जाता है ना। तो हम डिफिनेशन लिख सकते हैं कि इट इज फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन, है ना। एंड इट इज डिनोटेड बाय k। कैसे डिनोट करते हैं इसको? इसको हम लोग डिनोट करते हैं k से। कैसे डिनोट करते हैं? k से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये तो रही स्प्रिंग की बात, है ना। अब देखो, अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इसको हम रिलेट करना चाहें, किसी वार को क्या करते हैं, एक स्प्रिंग की तरह कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी यदि लोड लगाते हैं तो क्या आता है? डिफॉर्मेशन आता है ना। डिफॉर्मेशन आता है, इसका मतलब क्या होगा? वार का भी कुछ न कुछ स्टीफनेस होगा, वार का भी कुछ न कुछ स्टीफनेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फोर्स P लगा रहा हूँ, तो इसमें डिफॉर्मेशन मान लेते हैं क्या है? डेल्टा है ना। कैसे एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं ये देखना है। क्या इसमें डिफॉर्मेशन क्या है? डेल्टा। ये जी तुम पढ़ चुके हो, ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन चूंकि यहाँ स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी हमें पढ़ाना है, इसीलिए इसका हेल्प लेना पड़ेगा। सो डेल्टा बराबर क्या होगा? PL अपॉन ए, है। डेल्टा बराबर PL अपॉन ए, कहाँ से? फ्रॉम हुक्स लॉ, फ्रॉम हुक्स लॉ। डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया? PL अपॉन ए। सो अब देखो, P बाई डेल्टा बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ? P बाई डेल्टा बराबर क्या लिख सकते हैं? ए अपॉन एल। कुछ नहीं, लेफ्ट राइट करो इसको, आ जाएगा। डेल्टा को इधर लाओ, ए को इधर लाओ और एल को नीचे लाओ, तो P बाई डेल्टा बराबर क्या हो गया? ए बाई एल, ए बाई एल। अब P बाई डेल्टा क्या होता है? देखो यहाँ पे इस फार्मूला में देखो, P बाई डेल्टा क्या होता था? K होता था, मतलब स्टीफनेस होता था, स्टीफनेस होता था, है ना। ये क्या होता था? P बाई डेल्टा स्टीफनेस होता था, जिसको K बोल रहे थे। तो K बराबर क्या हो गया हमारा? ए बटे एल हो गया। K बराबर क्या हो गया? क्योंकि P बाई डेल्टा हमारा K के बराबर है। P बाई डेल्टा किसके बराबर है? K के बराबर है। तो K बराबर क्या हो गया? ए बटा एल हो गया। इसका मतलब सर ये हुआ कि यहाँ पे ए बटा एल जो होगा वो क्या होगा? इस बार का स्टिफनेस होगा। ये क्या होगा? इस बार का क्या होगा? स्टिफनेस होगा, है ना। सो मैं आई हैव रिटन हियर ए बटा एल इज कॉल्ड स्टिफनेस ऑफ एक्सियली लोडेड बार। ए बटा एल इज नोन एज स्टिफनेस ऑफ एक्सियली लोडेड बार। देखो ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है इसे, है ना। इसका यूनिट पूछ देगा तुमसे, इसका क्या पूछेगा? यूनिट पूछ देगा। तो सबका यहाँ पे यूनिट पुट कर देना, है ना। ई का वैल्यू क्या होगा? न्यूटन पर mm स्क्वायर। ए का वैल्यू mm स्क्वायर अपॉन एल, है ना। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर mm हो जाएगा इसका यूनिट, है ना। तो यूनिट याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा इसका कोई पता नहीं, है ना, इसलिए चीज़ों को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। सो क्या हो गया? स्टिफनेस का फॉर्मूला हम अब याद रखेंगे कि ए अपॉन एल। कहीं भी स्टिफनेस यदि निकालने बोला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आपका फॉर्मूला याद आना चाहिए आपके माइंड में। क्या? ए अपॉन एल इज नोन एज स्टिफनेस, ठीक है, ठीक है। अब देखो इस ए को क्या बोलते हैं? ए बटा एल को तो स्टिफनेस बोलते हैं, ए को बोलते हैं एक्सियल रिजिडिटी, एक्सियल रिजिडिटी, एक्सियल रिजिडिटी, सॉरी। ओके, सो ए इज नोन एज एक्सियल रिजिडिटी, है ना। आगे जब पढ़ेंगे बेंडिंग स्ट्रेस, वहाँ पे आएगा ई आई, है ना, वहाँ पे एक टर्म आएगा ई आई, तो उसको वहीं बताएंगे। इसको बोलते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, है ना। इसको अभी छोड़ दो, फिलहाल याद रखना यही को क्या बोलते हैं? एक्सियल रिजिडिटी, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन। सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। एक्चुअली जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो हमारा स्टिफनेस का क्या है? रेसिप्रोकल है ना। इसका क्या है? रिवर्स है, उल्टा है ना। सो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्टिफनेस, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्टिफनेस एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ। किससे डिनोट करते हैं इसको? एफ से डिनोट करते हैं, है ना। तो क्या हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू 1 बाई के, है ना। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? स्टिफनेस का उल्टा है। स्टिफनेस का क्या है? अपोजिट है ना। तो एफ को लिख सकते हैं 1 बाई के, है ना।
ठीक है। अब देखो ए तो 1 हो गया और के को क्या लिख सकते हैं, ए बटा एल, के को क्या लिख सकते हैं, ए बाई एल, है ना। तो एल क्या हो गया, ऊपर चल गया, तो क्या हो गया, एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। तो फ्लेक्सिबिलिटी का फॉर्मूला हो गया एल अपॉन ए। अब देखो बेवकूफ़ क्या करेगा, दोनों याद रखेगा, है ना। दोनों याद नहीं रखना है, दोनों फार्मूला नहीं याद रखना, सिर्फ हमें स्टिफनेस का फार्मूला याद रखना है ना। क्या रखना है, सिर्फ स्टिफनेस का फार्मूला याद रखना है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, उसका रिवर्स होता है। सो एक आप याद रखिए, बस दोनों याद रखें, कंफ्यूज हो जाएंगे। नाउ आल्सो एफ फिजिकल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा बाई पी हो जाएगा। अब इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, है ना। एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा बाई पी लिख सकते हैं, है कि नहीं, डेल्टा बाई पी लिख सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे के बराबर पी बाई डेल्टा था, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा बाई पी हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि पी का वैल्यू क्या पुट करते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, है ना। पी का वैल्यू क्या पुट कर दें, 1 पुट कर दें। अभी 1 कुछ भी हो सकता है, 1 न्यूटन भी हो सकता है, 1 किलो न्यूटन भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यूनिट वैल्यू होगा, क्या होगा, यूनिट वैल्यू होगा। तो एफ का वैल्यू क्या हो गया, डेल्टा हो गया, एफ का वैल्यू डेल्टा हो गया। इसका मतलब सर ये हुआ कि फ्लेक्सिबिलिटी इज नथिंग बट इट इज डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट लोड, इट इज डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट लोड, है ना। ये क्या है, इट इज डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट लोड। तो कई एक बार क्या होता है ना कि आपका ये जो डेफिनेशन है तो मैंने लिखाया है, यही ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन बन के आ जाता है ना, ऑप्शन बन के आ जाता है। तो आपको डेफिनेशन याद रखना है, और डेफिनेशन कहाँ से आ रहा है, फॉर्मूला से ही आ रहा है ना। तो ये तो था स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा क्या है, एनालिसिस ऑफ स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, है ना। अब देखो स्ट्रक्चर दो प्रकार के होता है ना। इन चीज़ों को डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, है ना, बाद में देखेंगे। फिलहाल याद रखना है कि एक तो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है और एक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है। डिटरमिनेट स्ट्रक्चर किसको बोलते थे, अभी तक जो भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे सब क्या था, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर था, है ना। कहने का मतलब है कि यदि उस स्ट्रक्चर में जो अननोन फोर्सेस है, स्ट्रक्चर में जो अननोन फोर्सेस हैं, जो स्ट्रक्चर में यदि अननोन फोर्सेस हैं, उसका यदि सॉल्यूशन या अननोन फोर्सेस का वैल्यू यदि इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हेल्प से आप निकाल पाते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को बोल देते हैं क्या, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सो अननोन अगर स्ट्रक्चर में जो भी हमारा अननोन फोर्सेस है उसका वैल्यू यदि इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम के हेल्प से हम निकाल पाते हैं, है ना, तो उसको क्या बोल देंगे, स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर बोल देंगे, है ना। अब इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है क्या होगा, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 होता है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 होता है, और समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0 होता है। अगर ये तीनों के हेल्प से आप अननोन फोर्सेस को निकाल पाते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे हम, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर बोल देंगे, है ना। लेकिन यदि इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हेल्प से अगर नहीं निकाल पाते हैं, एक्स्ट्रा इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है ना, तो उस केस में हम बोलेंगे कि वो स्ट्रक्चर है जो क्या है, इनडिटरमिनेट है, वो स्ट्रक्चर क्या है, इनडिटरमिनेट है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर जो हमने बीम कंसीडर किया है वो क्या है, फिक्स्ड बीम है, और फिक्स्ड बीम जो होता है वो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है ना। फिक्स्ड बीम क्या होता है, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है। जब हम आगे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे टाइप्स ऑफ बीम के बारे में बताएंगे, टाइप्स ऑफ लोडिंग के बारे में बताएंगे, है ना। स्टार्टिंग में ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे टाइप्स ऑफ बीम के बारे में डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल ये देखना है, क्योंकि दोनों इंड इसका क्या है, फिक्स है, तो हम बोलेंगे कि बीम कैसा है, फिक्स बीम है। कैसा बीम है, फिक्स बीम है ना। अब यहाँ पे देखो इंटरमीडिएट पोजीशन पे क्या है, एक लोड लगा रखे हैं, इंटरमीडिएट पोजीशन सी पे क्या है, एक लोड पी लगा रखे हैं, है ना। इस फोर्स पी के कारण क्या होगा, दोनों इंड पे क्या होगा, रिएक्शन डेवलप होगा, दोनों इंड पे क्या होगा, रिएक्शन डेवलप होगा, है ना। राइट इंड पे क्या होगा, लेफ्ट की तरफ होगा, और लेफ्ट इंड पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी लेफ्ट की तरफ ही होगा, है ना।
क्योंकि जब इसको हम राइट की ओर खींचेंगे किसी भी बीम को यदि हम राइट की तरफ इस तरह से खींच रहे हैं तो क्या होगा, लेफ्ट की तरफ क्या होगा, इसका रिएक्शन है जो डेवलप होगा, है ना। ये जो इंटरमीडिएट फोर्सेस है वो ये मान के चले हैं कि लेफ्ट सपोर्ट से कितना डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे है, लेफ्ट सपोर्ट से ए डिस्टेंस पे है ना, और राइट सपोर्ट से कितना डिस्टेंस पे है, बी डिस्टेंस पे है। ओवरऑल लेंथ ऑफ द बीम है जो क्या है, एल है ना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें रिएक्शन का वैल्यू, है ना। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रिएक्शंस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस इंटरमीडिएट लोड पी, है ना। सो हमें आर ए और आर बी का वैल्यू निकालना, आर ए और आर बी का वैल्यू निकालना। अब देखो इस स्ट्रक्चर को सोल्व करने का दो तरीका है, इस स्ट्रक्चर को सोल्व करने का दो तरीका है। फर्स्ट को बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मेथड और सेकंड को बोलते हैं स्टिफनेस मेथड, है ना। फर्स्ट को बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड का एक नाम और दिया गया है फोर्स मेथड। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि क्यों स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी पढ़े थे, है ना। तो फर्स्ट मेथड जो हम डील करेंगे उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मेथड और फोर्स मेथड। फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, क्यों फ्लेक्सिबिलिटी मेथड बोल रहे हैं इसको अभी क्लियर हो जाएगा, सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। फ्लेक्सिबिलिटी मेथड और इसी को बोला जाता है फोर्स मेथड। फोर्स मेथड, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड बोलें या तो फोर्स मेथड बोलें, वो दोनों क्या है, सेम है। याद रखना है एफ से फ्लेक्सिबिलिटी, एफ से फोर्स, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। सो अब इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम लोग बताओ, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, है ना। तो क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू पी, है ना, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू पी, है कि नहीं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक इक्वेशन है और दो अननोन है ना। इक्वेशन कितना है, एक है, जबकि अननोन क्या है, दो है। तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम के हेल्प से इसको सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो हम बोलेंगे कि ये स्ट्रक्चर क्या है, इनडिटरमिनेट है, इनडिटरमिनेट है। तो अब क्या निकालेंगे, एक अलग तरीका इसका निकालने सोल्व करने का, है ना। अब देखो यहाँ पे एक इक्वेशन दो अननोन है, एक इक्वेशन और दो अननोन है, तो हम बोलेंगे कि इसमें से एक है जो क्या है, रिडंडेंट है, एक क्या है, रिडंडेंट है ना। एक ही रिडंडेंट है कि नहीं, रिडंडेंट मतलब जिसका वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, है ना। एक इक्वेशन दो अननोन है, इसका मतलब क्या है कि एक रिडंडेंट है, एक क्या है, रिडंडेंट है। क्योंकि उस एक का यदि वैल्यू हम फाइंड कर पाते हैं तो दूसरा तो अपने आप निकल जाएगा। सपोज करो तुम आर ए का वैल्यू फाइंड कर लिया, तो इसमें आर ए का वैल्यू पुट करोगे तो आर भी क्या हो जाएगा, अपने आप निकल जाएगा, है कि नहीं। तो हम मानेंगे कि एक इसमें क्या है, रिडंडेंट है, मतलब एक का वैल्यू क्या है, अननोन है, ठीक है। अब देखो इसमें अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किसके रिडंडेंट लेते हो, है ना। कोई आर ए को भी ले सकता है, कोई आर बी को भी ले सकता है। मैं यहाँ पे मान के चला हूँ कि हमारा आर ए क्या है, रिडंडेंट है, आर ए क्या है, रिडंडेंट है। आप किसी को भी ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि इस आर ए को रिडंडेंट मानकर आगे हम प्रोसीड करेंगे, है ना। और सबसे पहला केस में क्या करेंगे कि इस स्ट्रक्चर को रिलीज कर देंगे, इस स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। रिलीज करने का मतलब है कि जो फिक्स सपोस्ट है इसको क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे, इसको क्या करेंगे, फ्री कर देंगे, है ना। तो क्या किए, इसको फ्री कर दिए, यहाँ से क्या किए, इसको कट कर दिए, तो क्या हो गया, ये फ्री हो गया, है ना। इसको सोल्व करने का एक तरीका है ना। इसको फ्री कर दिए, और जब फ्री कर देंगे तो जो स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होगा उसको हम बोल देते हैं रिलीज्ड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं उसको, रिलीज्ड स्ट्रक्चर, है कि नहीं। अब देखो जब इसको हम फ्री कर दिए हैं तो क्या आप इस पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, इस पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, है ना। सो नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए ड्यू टू फोर्स पी, इस फोर्स पी के कारण ए का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। देखो जितना बीसी का डिफॉर्मेशन होगा, जितना बीसी का डिफॉर्मेशन होगा उतना ही इस पॉइंट का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, है कि नहीं। क्योंकि जब हम फोर्स लगाएंगे राइट की तरफ तो बीसी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना। और सेम अमाउंट से पॉइंट ए क्या होगा, राइट की तरफ शिफ्ट होगा, है ना, राइट की तरफ शिफ्ट होगा। सो डेल्टा पी
डिफॉर्मेशन ड्यू टू फोर्स पी क्या लिख सकते हैं, पी एल अपॉन ए, लेकिन यहाँ पे एल का वैल्यू क्या होगा, बी होगा, एल का वैल्यू क्या होगा, बी होगा, है ना, क्योंकि इस पार्ट पे फोर्स है जो लग रहा है ना। तो क्या लिख सकते हैं, पी इंटू बी अपॉन ए, है ना, ये किधर की ओर होगा, राइट की तरफ होगा, इसका डिफॉर्मेशन किधर की ओर होगा, राइट की तरफ, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखो सेकेंड केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखना है, सेकेंड केस में क्या करते हैं कि इस फोर्स जो P इंटरमीडिएट फोर्स P था उसको छोड़ देते हैं, उसको हटा देते हैं, है ना, उसको रिमूव कर देंगे, और इस रिएक्शन RA के कारण अब क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, किसका, सेम पॉइंट P का, सेम पॉइंट P का है जो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, किसके कारण, RA के कारण, है ना। सो नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट A ड्यू टू रिएक्शन RA, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट A ड्यू टू रिएक्शन RA, तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा RA लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू RA इक्वल टू पी एल अपॉन ए, यहाँ पे P का वैल्यू क्या है, RA है, फोर्स का वैल्यू क्या है, RA है, क्योंकि P तो क्या हो गया, इसको हटा दिए, रिमूव कर दिए, है ना। अब देखो यहाँ पे L का वैल्यू क्या होगा, L होगा, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है तो इसके पीछे का जो भी वैल्यू है सारा स्ट्रेच होगा, है ना, तो RA इंटू एल अपॉन ए, इसका किधर होगा, लेफ्ट की तरफ होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट की तरफ होगा, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब देखो अगर ध्यान से स्ट्रक्चर को तुम देखो तो क्या RA तो क्या है, एक्चुअल में RA क्या है, फिक्स है, RA एक्चुअल में फिक्स है, तो इसका तो डिफॉर्मेशन 0 होगा, मतलब इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट तो होगा नहीं, है ना, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि RA क्या है, फिक्स है, एक्चुअल में क्या है, फिक्स है ना। सो सिंस सपोर्ट A इज फिक्स्ड, सिंस सपोर्ट A इज फिक्स्ड, सो डेल्टा A इक्वल टू 0, डेल्टा A इक्वल टू 0, है ना, डेल्टा A इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफॉर्मेशन ड्यू टू P आया था और डिफॉर्मेशन ड्यू टू R आया था, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, है ना। ए पॉइंट A में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, इसके लिए क्या होगा, जो दोनों हम यहाँ पे डेल्टा P और डेल्टा RA, मतलब डिफॉर्मेशन ड्यू टू फोर्स P और डिफॉर्मेशन ड्यू टू रिएक्शन A, दोनों निकाले हैं, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी तो क्या होगा, पॉइंट A का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, है ना। सो वही किए हैं, यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा P इक्वल टू डेल्टा RA क्या होगा, दोनों बराबर होना पड़ेगा, है ना। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि डिफॉर्मेशन ड्यू टू फोर्स P इक्वल टू डिफॉर्मेशन ड्यू टू रिएक्शन RA, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, है ना, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, तभी हम बोल सकते हैं कि जो A का डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 0 है, A का डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है ना। सो अब देखिए, अब यहाँ पे देखो, ओके, सो ये दोनों क्या हो गया, वैल्यू बराबर हो गया ना, तो सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखें, डेल्टा P क्या था बताओ, PB, देखना ध्यान से, ये था P इंटू बी अपॉन ए, है ना, अपॉन ए इज इक्वल टू रिएक्शन ड्यू टू RA कितना आया था, RA इंटू एल, RA इंटू एल अपॉन ए, है ना, तो ए तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो RA बराबर क्या हो गया, PB बाई एल, RA बराबर हो गया हमारा फाइनली P इंटू बी, P इंटू बी अपॉन एल, है ना, RA हमारा निकल गया। अब देखो इस फॉर्मूला को याद भी रखना, कैसे याद रखना वो मैं बता दूंगा अभी, है ना, P इंटू बी अपॉन एल, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ RA इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारा क्या था, ये था, तो RA बराबर वैल्यू क्या हो गया, PB बाई एल, है ना, प्लस RB बराबर P, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो RB बराबर क्या हो गया, इधर लेके जाइए तो P कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस बी बाई एल आ जाएगा, है ना, इसको जब एलसीएम लेंगे तो एल माइनस बी बाई एल आ जाएगा, और एल माइनस बी इज नथिंग बट ए, एल माइनस बी इज नथिंग बट ए, तो आर बी आ गया क्या, पी ए बाई एल, है ना। सो दोनों फार्मूला को याद रखना है। अब कैसे याद रखना है ये भी बता देता हूँ। आर ए बराबर आ गया पी बी बाई एल और आर ए बराबर पी ए बाई एल। तो अब देखो ध्यान से सुनो,
सपोज करो हमें क्या एग्जाम में रिएक्शन निकालने के लिए बोलता है, एग्जाम में रिएक्शन निकालने के लिए बोलता है, ठीक है। तो आर ए क्या हो जाएगा बताओ। अब देखो आर ए को लिखें पी वी बाई एल, तो आपको याद रखना है कोई भी यदि रिएक्शन निकालना हो तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल फोर्स, जो टोटल इंटरमीडिएट फोर्स लग रहा है ना। तो टोटल इंटरमीडिएट फोर्स कितना लग रहा है, पी लग रहा है, तो पी इंटू, अब देखो डिस्टेंस जो इस फोर्स पी है उसका डिस्टेंस कहाँ से, बी से। आर ए निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, बी से लेंगे, है ना, बी से लेंगे, सपोर्ट बी से लेंगे, ठीक है। तो सपोर्ट बी से उस फोर्स पी का डिस्टेंस क्या है, बी है ना, अपॉन टोटल लेंथ, अपॉन टोटल लेंथ, बहुत सिंपल है, याद रखना है ना। आर ए निकालना है, टोटल फोर्स इंटू डिस्टेंस फ्रॉम बी, डिस्टेंस फ्रॉम सपोर्ट बी, और डिस्टेंस फ्रॉम सपोर्ट बी क्या है, बी है। किसका डिस्टेंस, इंटरमीडिएट फोर्स पी का डिस्टेंस बी से, है ना, सपोर्ट बी से कितना है, बी है, तो पी इंटू बी बाई एल हो गया, ठीक है। उसी तरह से यदि आर बी लिखना है, आर बी लिखना है तो क्या करें, सबसे पहले टोटल फोर्स इंटू इस फोर्स का डिस्टेंस सपोर्ट ए से, चूंकि आर बी निकाल रहे हैं ना तो इस बार डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, ए से। अब देखो सपोर्ट ए से डिस्टेंस कितना है, ए है, तो ए लिख दिया, बहुत सिंपल है ना, रटने वाला के लिए भी बहुत सिंपल है, अपॉन एल, अपॉन एल, याद हो गया है कि नहीं, याद हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट है जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है और सब्जेक्टिव में ही पूछता है। जब सब्जेक्टिव में पूछेगा तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव में जब पूछेगा तो डायरेक्टली फार्मूला लगा के आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखो अगर ध्यान से आप देखो तो यहाँ पे अननोन क्या था, फोर्स था, यहाँ पे अननोन क्या है, फोर्स है, इसीलिए इसको फोर्स मेथड भी बोलते हैं, इसीलिए इसको फोर्स मेथड भी बोलते हैं, है ना। दूसरी बात कि यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, है ना, यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये जो हमारा फोर्स है इसका कोफिशिएंट क्या है, अगर कहीं भी ध्यान से देखो यहाँ पे क्या निकालें, यहाँ पे देखो, यहीं पे देख लो ध्यान से, एल बाई ए, एल बाई ए, एल बाई ए। अब देखो इसको फ्लेक्सिबिलिटी मेथड क्यों बोले थे तुम्हें पता चल जाएगा, देखो यहाँ पे एल बाई ए, एल बाई ए, है ना, यही कारण है इसका, यहाँ भी फ्लेक्सिबिलिटी एल बाई ए को क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है आर ए के बगल का जो वैल्यू है इसके, है ना, इसके बगल में जो वैल्यू है, मतलब इसका जो कोफिशिएंट है आर ए का, वो क्या है, एल बाई ए है, और एल बाई ए क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, इसीलिए इसको फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी बोलते हैं, है ना। सो मैं आशा करता हूँ कि अब क्लियर हो गया होगा, है ना। नाउ इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीका से भी सोल्व कर सकते हैं, है ना। इसको, इस जो इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है इसको दूसरे वे में भी एनालाइज किया जा सकता है ना। अब देखो सेम क्वेश्चन को आंसर तो सेम ही आना है, आंसर क्या आना है, सेम ही आना। आर ए और आर बी का वैल्यू चेंज होगा क्या, नहीं होगा, कितना भी मेथड लगा लो वैल्यू तो क्या होगा, सेम ही होगा ना, लेकिन देखो तरीका चेंज हो जाएगा, है ना। तो मेथड 2 लिख लो, मेथड 2 लिख लो, और मेथड 2 को क्या बोल रहे हैं हम, स्टीफनेस मेथड। जो मेथड 2 है हमारा इसका नाम दिया गया है स्टीफनेस मेथड। क्यों नाम दिया गया स्टीफनेस मेथड, अभी आप लोग को पता चल जाएगा। स्टीफनेस मेथड, है ना, या फिर इनको एक और नाम है डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड, है ना, स्टीफनेस मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड, है ना। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अभी जब इसको सोल्व करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम आर ए प्लस आर बी पी होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अब देखो पिछला मेथड में हम क्या किए थे, पिछला मेथड में आर ए के कारण डिस्प्लेसमेंट निकाले थे और पी के कारण डिस्प्लेसमेंट निकाले थे, है ना, और दोनों को क्या किए थे, इक्वेट कर दिए थे, ताकि पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना, पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट किसका निकालेंगे, पॉइंट सी का निकालेंगे, किसके निकालेंगे, सी का निकालेंगे, है ना। सिर्फ और सिर्फ सी पे टोटल का टोटल कंसंट्रेशन हमारा कहाँ होगा, इस जंक्शन पे होगा, इस जंक्शन पे होगा, है ना। सो नाउ लेट अस कंसीडर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट सी दैट इज जंक्शन ऑफ
पार्ट्स, है ना, दैट इज जंक्शन ऑफ टू पार्ट्स। दो पार्ट्स है, AC और BC क्या है, दो पार्ट्स है हमारा, है ना, AC और BC क्या है, दो पार्ट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किए, पॉइंट C को हमने कंसिडर किया, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या लग रहा है, राइट की तरफ क्या लग रहा था, फोर्स P लग रहा था, है ना, फोर्स P लग रहा था। और इधर क्या लग रहा है, RA लग रहा है। लेफ्ट साइड में क्या लग रहा है, RA लग रहा है ना। फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, जस्ट फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, है ना, ठीक है। यहाँ से क्या, राइट साइड में देखो अगर ध्यान से, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, RB लग रहा है, क्या लग रहा है, RB लग रहा है। सो नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट C ड्यू टू RA, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट C का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, किसके कारण, RA के कारण, किसके कारण, RA के कारण, है ना। C का डिस्प्लेसमेंट किसके कारण निकालना है, RA के कारण। और C क्या है, एक पॉइंट है ना। तो C का जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे RA के कारण तो क्या होगा, PL अपॉन ए, RA इंटू ए अपॉन ए, RA इंटू ए अपॉन ए। तो यहाँ से RA क्या आ जाएगा बताओ, ए अपॉन ए इंटू डेल्टा सी, ए अपॉन ए इंटू डेल्टा सी, है कि नहीं। अब देखो सेम पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, मतलब C का है डिस्प्लेसमेंट, हम निकालेंगे किसके कारण, B के कारण, ड्यू टू RB, ड्यू टू RB, है ना, ठीक है। सेम पॉइंट C का डिस्प्लेसमेंट, सेम पॉइंट C का डिस्प्लेसमेंट हम किसके कारण निकालेंगे, RB के कारण निकालेंगे, है ना। तो RB के कारण निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, है ना। अगर RB के कारण निकालेंगे, दिख नहीं रहा है ना, सो RB के कारण निकालेंगे तो कितना होगा, डेल्टा C। अगर RB के कारण निकालेंगे तो क्या होगा, RB, है ना, इंटू कितना, B, RB इंटू B इंटू A, है ना। तो यहाँ से RB क्या हो जाएगा बताओ, नीचे दिख नहीं रहा था इसीलिए यहाँ पे लिख दिया, RB क्या हो जाएगा, A अपॉन B इंटू डेल्टा C, इंटू डेल्टा C। ये हमारा क्या हो गया, RB आ गया, RA निकल गया है, RB निकल गया, है ना, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 को अगर ध्यान से देखो तो RA प्लस RB बराबर क्या है, P है। अब कुछ नहीं करना है, RA और RB दोनों का वैल्यू पुट कर देना है। तो RA क्या था, ए अपॉन ए इंटू डेल्टा सी, सो ए अपॉन ए इंटू डेल्टा सी, है ना। RB क्या है, ए अपॉन बी इंटू डेल्टा सी, इसकल टू क्या हो गया, P हो गया, है ना। अब यहाँ से देखो ए क्या है, कॉमन है, ए क्या है, कॉमन है, तो ए को कॉमन कर लो, है ना। तो ए बाहर आ गया, डेल्टा सी भी कॉमन है, डेल्टा सी भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, 1/a प्लस 1/b इजकल टू P, है ना। अब इसको जब एलसीएम ले लोगे तो क्या होगा, a इंटू बी, और ऊपर क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब a प्लस बी क्या है, a प्लस बी ध्यान से देखो तो क्या है, l के बराबर है, तो l पुट कर दिया, तो a इंटू डेल्टा सी इंटू एल बाई ए इजकल टू P हो गया। तो यहाँ से डेल्टा सी क्या आ गया बताओ, P इंटू ए बी अपॉन ए इंटू एल, P इंटू ए बी अपॉन ए इंटू एल, ये हमारा क्या हो गया, डेल्टा सी हो गया, मतलब पॉइंट C का डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना, पॉइंट C का डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसके इक्वेशन 4 मान लो। अब देखो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा सी इन इक्वेशन 2 एंड 3, है ना। ये तो हमारा क्या था, 3 था, और ये हमारा क्या है, 2 है। तो 2 में जाके पुट करो, 2 में अगर ध्यान से जाके पुट करो तो 2 हमारा क्या था, इक्वेशन 2 क्या था, RA बराबर था ए अपॉन ए इंटू डेल्टा सी, है ना। तो ए अपॉन ए इंटू डेल्टा सी का वैल्यू क्या निकाले हो, P इंटू ए बी, P इंटू ए बी अपॉन ए इंटू एल। अभी यही क्या हो गया, कट गया, ए से ए कट गया, क्या आ गया बताओ, P इंटू बी बाई एल आ गया, P इंटू बी बाई एल आ गया, ठीक है। तो जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, RA बराबर आ गया P इंटू बी बाई एल, और RB बराबर आ गया P इंटू ए बाई एल। ये तो आना ही था, है ना, ये तो आना ही था, है ना। अब देखो इसको डिस्प्लेसमेंट मेथड क्यों बोले, ये तुमको पता चल गया होगा,
क्योंकि यहाँ पे टोटल वैल्यू हम किसके टर्म में निकाले हैं, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में निकाले, है ना। हमने किसी एक पॉइंट सी कंसीडर किया और उसका डिस्प्लेसमेंट निकाले हैं, है ना। दूसरी बात कि इसको स्टीफनेस मेथड क्यों बोल रहे हैं, इसको स्टीफनेस मेथड क्यों बोल रहे हैं, है ना। तो देखो ध्यान से पीछे जाओ थोड़ा सा समझने के लिए। स्टीफनेस मेथड में क्या होता था, कोफिशिएंट क्या था हमारा, ए बटा एल था। कोफिशिएंट क्या था, ए बाई एल था। तो क्या यहाँ भी कोफिशिएंट ए बाई एल है, ध्यान से देखो, आर ए बराबर ए बाई ए इंटू डेल्टा सी। क्या है कोफिशिएंट बताओ, ए मतलब लेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहा ना, ए है जो क्या है लेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहा। तो क्या हो गया ए बाई ए क्या है एक्चुअली में, ए स्टिफनेस है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा, स्टिफनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए चीज़ें, है कि नहीं। सो ए बटा एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टिफनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही कारण है कि इसको क्या बोले, स्टिफनेस मेथड बोले, है ना। और डिस्प्लेसमेंट मेथड क्यों बोले, है ना। स्टिफनेस मेथड बोले या डिस्प्लेसमेंट मेथड बोले, दोनों क्या सेम है। क्योंकि यहाँ पे जो भी अननोन था उसको हम किसके फॉर्मूले में लिख दिए, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले में लिख दिए, है ना। तो फार्मूला याद रखना है आपको, है ना। ऑब्जेक्टिव में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फार्मूला याद रखना है। डेरिवेशन है जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको डेरिवेशन आना चाहिए, है ना। क्योंकि एक टाइप से क्या है, एक क्वेश्चन ही हम सोल्व कर रहे हैं, इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन ही सोल्व कर रहे हैं, है ना। ओके, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है ऑब्जेक्टिव, है ना। क्वेश्चन कैसे आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ए एंड आर सी। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ए एंड आर सी का वैल्यू आपको निकालना है ना। सो देखो सबसे पहले अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो इसका लेंथ क्या है, 12 है। इसका लेंथ क्या है, 12 है। इसका मतलब कि ए बराबर क्या हो गया, जो हमारा लेफ्ट सपोर्ट से डिस्टेंस होता था उसको ए बोले थे, तो ए बराबर 12 हो गया, है ना। बी क्या हो गया, बी क्या हो गया 3L हो गया, है कि नहीं। ऐसे तो देखो 1 मिनट में सोल्व हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो प्लस 25 किलोमीटर राइट की तरफ लगा रखा है, प्लस 25 किलोमीटर राइट की तरफ लगा रखा है। इसका मतलब इनडायरेक्टली ए बोल रहा है कि राइट की तरफ आप पॉजिटिव लीजिए, राइट की तरफ ए पॉजिटिव ले रहा है ना। तो रिएक्शन तो किधर डेवलप होगा बताओ, रिएक्शन तो लेफ्ट की तरफ डेवलप होगा, आर सी यहाँ से डेवलप होगा और आर ए यहाँ से डेवलप होगा। दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का वैल्यू नेगेटिव आने वाला है, दोनों का वैल्यू नेगेटिव आने वाला है। अब कितना आने वाला है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन नेगेटिव आने वाला है दोनों वैल्यू ये हम बता सकते हैं, है ना। दोनों वैल्यू नेगेटिव आने वाला हम बता सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन बी तो कभी होगा नहीं, देखो ये पॉजिटिव है तो पहले काट दो इसको, है ना। ऑप्शन डी भी नहीं होगा तो इसको काट दो, है ना। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन, क्या नहीं हो सकता उसको सबसे पहले आपको कट करना है ना। अब या तो ए होगा या तो सी होगा, है ना। लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा, कभी कभी ऐसा होगा ना कि तुम्हें मेथड ऑफ एलिमिनेशन से मतलब बिना बनाए हुए क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। लेकिन ये चूंकि एक अच्छा एग्जाम का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट किया है। अदरवाइज क्या होगा, बहुत बार क्या होगा कि इस तरह से एलिमिनेट कर दोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। अब एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं। आर ए क्या होता है बताओ, आर ए क्या होता था बताओ, टोटल फोर्स। अब इंटू ए या बी नहीं याद रखें, कंफ्यूज कर जाओगे। टोटल फोर्स इंटू डिस्टेंस फ्रॉम सपोर्ट, मतलब फार एंड से दूरी, फार एंड से दूरी कितना है बताओ, है ना। इस फोर्स का फार एंड से दूरी कितना है, 3L है ना, 3L है अपॉन टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितना होगा बताओ, 3 2 5 5L, L से L कट गया, कितना आ गया, P का वैल्यू कितना है 25 इंटू 3 डिवाइडेड बटा 5, है ना। तो 5 जा कितना हो गया, इसका वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया। और साइन तो हमको पता ही नेगेटिव आने वाला, साइन हमें पता ही नेगेटिव आने वाला, है ना। अब देखो आर ए -15 आ गया, आर ए -50 आ गया, तो आर बी क्या करेंगे बताओ। अब आर बी करने के लिए वापस फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि वापस फिर लिख रहे हैं P इंटू ए बाई एल, ऐसा नहीं। एक वैल्यू आ चुका है तो दूसरा कितना आने वाला, -10 आने वाला, हमको पता है, इसलिए टाइम किल नहीं करेंगे। आर ए -15 हो गया, आर बी -10 आ गया। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, आर ए -15 है और आर सी यहाँ पे क्या है, सी है, यहाँ पे क्या है, सी है। तो आर ए -15 हो गया, आर सी कितना हो गया, -10 हो गया। तो आंसर क्या हो गया तुम्हारा, सी। योर आंसर इज सी,
है ना। सो दिस इज राइट आंसर, है ना। तो समझ क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है ना। लेकिन इसी क्वेश्चन को सब्जेक्टिव में यदि आपसे पूछा जाए तो आपको तरीका अपनाना, ऐसा नहीं कि फट से वैल्यू फार्मूला पुट किया बना दोगे तो नंबर काट लेगा, है ना। इसीलिए क्या करना है आपको, प्रोसेस बाय बनाना है ना। या तो कोई एक मेथड को अडॉप्ट कर लो, या तो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड अडॉप्ट कर लो, या तो स्टिफनेस मेथड अडॉप्ट कर लो। कोई एक मेथड के हेल्प से हम बना देंगे, है ना। क्योंकि सब्जेक्टिव में सेम क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछेगा तो 10 मार्क्स में पूछेगा, है ना। तो वहाँ पे आपको प्रोसेस फॉलो करना होगा, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि फट से RAR भी लिखे और वैल्यू निकाल दिए तो मार्क्स काट लेगा आपका, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। अब देखो एक अच्छा बड़ा क्वेश्चन कैसे पूछता है इसमें। ध्यान से क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है ना। कहता है कि ए होमोजेनियस बार, नहीं भी बोलता तो भी होमोजेनियस मानते, है ना। होमोजेनियस बार विथ ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 500 mm²। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है, 500 mm², ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 500 mm²। चलो लिखते जाता हूँ। mm² इज अटैच टू ए रिजिड सपोर्ट्स। देखो ये दोनों क्या है, रिजिड सपोर्ट है ना। ये दोनों क्या है, रिजिड सपोर्ट है, मतलब ये क्या है, फिक्स है। क्या है, फिक्स है ना। रिजिड मतलब फिक्स, ठीक है। मतलब इसका मूवमेंट नहीं हो सकता, मूवमेंट नहीं हो सकता। फिक्स का मतलब क्या है, इसका मूवमेंट नहीं हो सकता, है ना। इट कैरीज एन एक्सियल लोड P1 इक्वल टू 25 kN एंड PT इक्वल टू 50 kN। देख लो यहाँ से 0.6 मीटर दूरी पे लगा रहा है P1, है ना, और यहाँ से 0.90 मीटर पे लगा रहा है P2, है ना, ठीक है। सो P1 का वैल्यू दिया है, P2 का वैल्यू दिया है। अप्लाइड एज शोन इन द फिगर, डिटरमिन द स्ट्रेस इन सेगमेंट BC, डिटरमिन द स्ट्रेस इन सेगमेंट BC, कंप्यूट द रिएक्शन कॉज्ड बाय P1 एंड P2 एक्टिंग सेपरेटली, है ना। सबसे पहले कि सेक्शन BC में आपको स्ट्रेस पूछ रहा है, सेक्शन BC में स्ट्रेस पूछ रहा है। इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि सेक्शन BC में फोर्स पूछ रहा है ना। क्योंकि यदि हम एक बार फोर्स निकाल लेते हैं तो स्ट्रेस क्या होता है बताओ, स्ट्रेस तो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो अगर BC में फोर्स निकाल लेते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, स्ट्रेस भी निकल जाएगा, है ना। लेकिन BC में फोर्स कब निकलेगा, जब RA निकलेगा, है ना। जब RA निकलेगा मतलब जब रिएक्शन, सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, रिएक्शन निकालना पड़ेगा, है ना। दिक्कत अब यहाँ पे ये है ना, दिक्कत यहाँ पे ये है कि दो फोर्स लगा रखा है ना, दो फोर्स लगा रखा है ना। अगर एक फोर्स होता, अगर एक फोर्स रहता तब तो हमें आता था, तब तो हमें आता था, है ना, तब तो हमें आता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो फोर्स लगा रखा, तब क्या करेंगे बताओ। यहीं पे है जो माइंड की ज़रूरत पड़ती है ना। यहीं पे आपको दिमाग लगाने की थोड़ा ज़रूरत पड़ेगा। अब देखो क्या करते हैं, इसको इरेज कर लो, इसको इरेज कर लो। अगर एक फोर्स होता तब तो आता था, है ना, तब तो डायरेक्टली फार्मूला लिखते या फिर पहले की तरह एनालाइज कर देते, क्वेश्चन बन जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो फोर्स है ना। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके कंसीडर करेंगे, है ना, जुगाड़ लगाएंगे, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, P1 को कंसीडर करेंगे, उसके बाद फिर सिर्फ P2 को कंसीडर करेंगे, और उसके बाद दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। नहीं समझ में आया, ध्यान से देखो, अब समझ में आएगा, अब समझ में आएगा। सबसे पहले क्या किए, सिर्फ P1 को कंसीडर किए हैं, सिर्फ P1 को कंसीडर किए हैं ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंसीडर ओनली P, कंसीडर ओनली P1, ओनली P1, है ना। सेकेंड बार क्या करेंगे, कंसीडर ओनली P2, क्या करेंगे सेकेंड बार, ओनली P2 कंसीडर करेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे देखो, हमें क्या निकालना है, RA निकालना है ना। तो एक बार सिर्फ P1 को कंसीडर करेंगे और एक बार क्या करेंगे, P2 को कंसीडर करेंगे, है ना। लेकिन RA क्या होगा, ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो RA क्या होगा, क्योंकि एक्चुअल में तो क्या है, दोनों फोर्स है, एक्चुअल में क्या है, दोनों फोर्स है। इसका मतलब RA जो होगा R1 प्लस R2 का क्या होगा, सम होगा, R1 प्लस R2 का क्या होगा, सम होगा, है ना।
तो एक चीज़ समझ में आ गया कि जो आर ए का वैल्यू आने वाला है, आर ए का जो वैल्यू आने वाला है वो R1 प्लस R2 के बराबर आने वाला है ना। फर्स्ट केस में क्या कंसीडर कर लिए कि R1 और यहाँ पे R1 रिएक्शन डेवलप हो रहा है, यहाँ पे R3 हो रहा है। सेकेंड केस में क्या डेवलप किए, क्योंकि फोर्स चेंज हो रहा है ना, तो क्या होगा, रिएक्शन भी चेंज होगा। यहाँ पे R2 रिएक्शन डेवलप हो रहा है, यहाँ पे R4 रिएक्शन डेवलप हो रहा है ना। तो RA क्या हो जाएगा बताओ, एक्चुअल सिचुएशन में दोनों है, दोनों फोर्स प्रेजेंट है। सो RA क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। और RB क्या हो जाएगा बताइए, RB क्या हो जाएगा, R3 अब प्लस R4 के बराबर हो जाएगा, है ना, ठीक है। ठीक है, अब देखो अगर इसमें कोई एक हम निकाल लेते हैं, अगर RA निकाल लेते हैं तो RB क्या हो जाएगा, ये R3 R4 निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि एक बार यदि RA निकल गया तो टोटल फोर्स में से क्या करेंगे, RA को माइनस कर देंगे तो RB निकल जाएगा, हैं नहीं। RB बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ, P1 बटा P2 और माइनस RA, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, RB निकल जाएगा, है कि नहीं, यहाँ से RB निकल जाएगा, ठीक है। सो हमें निकालना है सबसे पहले RA, है ना। तो RA निकालते हैं, बताओ RA निकालने के लिए R1 और R2 निकालना पड़ेगा। तो R1 निकाल सकते हैं, बताओ R1 क्या कर सकते हैं, R1 का वैल्यू देखो लिख रहा हूँ, R1 बराबर क्या लिख सकता हूँ, देखो डायरेक्टली लिखता हूँ, R1 बराबर लिख सकते हैं टोटल फोर्स कितना है 25 किलो न्यूटन, 25 किलो न्यूटन इनटू डिस्टेंस फ्रॉम सपोर्ट बी, डिस्टेंस फ्रॉम सपोर्ट बी यहाँ पे देखो, मतलब फार एंड से डिस्टेंस इसका कितना है 2.10 है, 2.10 अपॉन टोटल लेंथ कितना है बताओ, 1.2 प्लस 0.6 कितना, 1.8 और प्लस 0.9 कितना 2.7। जब इसको सोल्व करेंगे तो R1 का वैल्यू आ रहा है 19.44 किलो न्यूटन, 19.44 किलो न्यूटन। R2 निकाल सकते हैं, देखो R2 निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल फोर्स इस बार कितना है 50 किलो न्यूटन, बहुत सिंपल है, अगर एक बार समझ गए हो 50 किलो न्यूटन, है ना, इनटू डिस्टेंस फ्रॉम फार एंड, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम फार एंड तो कितना हो गया 0.9, इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है 0.9, 0.9 डिवाइडेड बटा टोटल लेंथ कितना 18,927, 2.7, ये कितना आएगा, ये आ रहा है आपका सोल्व करने के बाद 9×27 50/3, इट विल कम 16.67 किलो न्यूटन। तो छोटू R1 निकल गया और R2 निकल गया, है ना, R1 भी निकल गया और R2 भी निकल गया। तो क्या हम RA निकाल सकते हैं, अब फोर्स निकाल सकते हैं। RA कितना हो गया, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 दोनों को ऐड कर दीजिए, 19.44 प्लस 16.67, इट विल बी गेटिंग कितना 36.11 किलो न्यूटन। एक क्वेश्चन आपका 10 to 15 मार्क्स में पूछेगा, जब भी पूछेगा, है ना, 36.11 किलो न्यूटन, ठीक है, 36.11 किलो न्यूटन। अब देखो क्या करना है, RA तो निकल गया, RA हमारा निकल गया, है ना। एक बार RA निकल गया, हमें क्या निकालना है, फोर्स इन सेगमेंट BC। अब RA निकल गया तो RB यहाँ से निकाल लेना, कुछ नहीं करना है, 50 प्लस 75 देखो यहीं पे निकाल देता हूँ, P1 कितना है 25 है, प्लस P2 कितना है 50 है, माइनस RA अभी निकाले हैं 36.11, है ना। तो इसको माइनस करके यहाँ पे लिख लेना, है ना, लाओ लिख ही देता हूँ, रुक जाओ, 25 कितना हो गया 75 और माइनस 36.11
ये आ गया 38.89, 38.89 लिख देता हूँ, 38.89 किलो न्यूटन। ठीक है, तो निकालना था कंप्यूट द रिएक्शन कॉज्ड बाय P1 एंड P2, तो रिएक्शंस तो निकल गया। अब निकालना डिटरमिन इन स्ट्रेसेस इन सेगमेंट BC, BC में हमको स्ट्रेस निकालना है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमें BC में फोर्स निकालना पड़ेगा, सबसे पहले BC में फोर्स निकालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन पहले जैसा हो गया, पहले इस टाइप का क्वेश्चन किए इंटरमीडिएट फोर्स वाला, उस टाइप से क्वेश्चन हो गया। तो देखो यहाँ पे RA 36.11 किलो न्यूटन आ गया है ना। अब सबसे पहले AB को कंसीडर कर लो है ना, सबसे पहले AB को कंसीडर कर लो। तो AB पे लेफ्ट में क्या लग रहा होगा, RA लग रहा होगा है ना। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी B पे क्या लगेगा, RA राइट लगेगा, है कि नहीं। अब BC में क्या करते हैं कि BC को कट कर दो यहाँ से है ना, यही BC है ना, तो कहीं से इसको कट कर दो। लेट अस सपोज यहाँ से इसको हम, सॉरी ये तो AC है, यहाँ पे नहीं, इसमें BC को कट कर दो किसी सेक्शन, पर्टिकुलर सेक्शन से। तो BC को मैंने कट कर दिया है ना। तो ध्यान से देखो, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे RA इधर आएगा है ना, यहाँ पे इधर B पे इस फेस पे कहाँ लगेगा, इस फेस पे BB पे फेस पे हमारा RA राइट की तरफ लगेगा इसको बैलेंस करने के लिए है ना। अब B इस फेस पे क्या होगा, RA जब BC को कंसीडर करेंगे तो इस फेस पे RA इधर लेफ्ट की ओर लगेगा है ना। और यहाँ पे क्या लग रहा है, B पे लग रहा है 25 किलोमीटर राइट साइड, B पे क्या लग रहा है 25 किलोमीटर राइट साइड है ना, 25 किलोमीटर राइट साइड। देख लो ध्यान से यहाँ पे, ये देखो 25 किलोमीटर राइट साइड लग रहा है ना। सो हमने क्या किया था, कट किया था, कोई पर्टिकुलर सेक्शन BC में कट कर लेना तो उसमें फोर्स निकल जाएगा, एक सेक्शन मान लो इसको है ना। तो हमें निकालना है PBC, हमें क्या निकालना है, PBC है ना। तो कुछ नहीं करना, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 कर देंगे। तो राइट की तरफ को पॉजिटिव ले लो, राइट की तरफ पॉजिटिव ले लो, लेफ्ट की तरफ क्या ले लो, नेगेटिव ले लो है ना। हमारा जनरल कन्वेंशन यही होता है। सो क्या हो गया, PBC प्लस 25 किलोमीटर भी राइट की तरफ है, 25 किलोमीटर इक्वल टू कितना, RA लेफ्ट की तरफ है ना। तो PBC बराबर क्या हो गया, RA माइनस 25, RA 36.11 है, माइनस 25 कितना हो गया, 11.11 किलो न्यूटन, 11.11 किलो न्यूटन है ना, 11.11 किलो न्यूटन। ठीक है, अब देखो स्ट्रेस इन सेगमेंट BC निकालना था, तो क्या हो गया, सिग्मा BC बराबर क्या लिख सकते हैं, फोर्स इन सेगमेंट BC डिवाइडेड बटा क्रॉस सेक्शनल एरिया, डिवाइडेड बटा क्रॉस सेक्शनल एरिया, है कि नहीं। सो फोर्स कितना हो गया 11.11, इसको 1000 से गुना कर दिया है, न्यूटन में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूटन में कन्वर्ट हो गया। और एरिया दिया हुआ है 500 mm स्क्वायर, 500 mm स्क्वायर है ना। तो जब आप सोल्व करेंगे तो आएगा 22.22 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज नथिंग बट 1 मेगापास्कल, 1 मेगापास्कल। तो हमारा आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया, 22.22 मेगापास्कल, 22.22 मेगापास्कल, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो था एनालिसिस ऑफ इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है ना। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है और सब्जेक्टिव भी आता है, ये ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव 1 मिनट में कैसे सोल्व करते हैं ये भी बता दिया गया आप लोगों को। ठीक है, अब देखो मैंने एक क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में सोल्व करने के लिए है ना। बहुत सा बच्चों ने इसको सोल्व करके जो कमेंट सेक्शन में लिखा है ना, तो उसको बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन मेरे तरफ से है ना। लेकिन जिन लोगों ने एफर्ट लगाया और उसे नहीं सोल्व हो पाया, उसके लिए सॉल्यूशन यहाँ पे है ना। अगर नहीं आप सोल्व कर पाए, आपने एफर्ट लगाया और नहीं सोल्व कर पाए, क्वेश्चन सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि आप स्टडी के प्रति कितना ज़्यादा केयरफुल है ना, उसको चेक करने के लिए जो क्वेश्चन दिया जाता है आप लोगों को। ठीक है, सो देख लेते हैं फटाफट इसको। इस तरह से क्या था, एक वार था है ना, एक रिजिड वार था। यहाँ पे फर्स्ट वार का जो लेंथ था वो 2a था, कितना था, 2b था। सेकंड का 1.5 भी था, सेकंड का कितना था, 1.5 भी था। लास्ट वाला का क्या था, v था है ना। L/2 डिस्टेंस पे, मतलब सेंटर पे क्या लग रहा था, एक फोर्स लग रहा था, कितना, P, एक फोर्स P लग रहा था। हमें निकालना था A और B के बीच की दूरी निकालना था, A और B के बीच की डिस्टेंस निकालना था, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था स्मॉल a है ना, स्मॉल a। ये स्मॉल a का वैल्यू निकालना था है ना। ऑप्शन दिया हुआ था L/3
L/4, L/6 एंड L/8, है ना, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या लिख सकते हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू P, इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको, है ना। उसके बाद फ्रॉम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, छोड़ो, तीनों का डिफॉर्मेशन क्या होगा, बराबर होगा, है ना, तीनों का डिफॉर्मेशन क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो Δ1 इक्वल टू Δ2 इक्वल टू Δ3, है ना। अब देखो, ठीक है, सो Δ1 क्या होगा, PL/A ही, सो P1 इंटू L कितना है, 2B है, फर्स्ट का लेंथ कितना है, 2B है, अपॉन A क्या है, कांस्टेंट था, A हमारा क्या था, कांस्टेंट था सबके लिए, मतलब सेम था। इसको क्या बोले थे, एक्सियल रिजिडिटी ना, एक्सियल रिजिडिटी सब बार के लिए क्या था, सेम था, है ना। Δ2 क्या लिख सकते हैं, PL/A, सो P2 इंटू 1.5B अपॉन A, है ना, इक्वल टू Δ3 P3 इंटू B/A। तो यहाँ से A तो क्या हो गया, कट गया, A क्या हो गया, कट गया, बचा ऊपर 2P1, B से B भी कट गया, यहाँ 2P1 बचा, यहाँ पे 1.5 P2 बचा, यहाँ पे P3 बचा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, है ना। इक्वेशन नंबर 3 आएगा आपका कहाँ से, क्योंकि तीन अननोन है, 3 इक्वेशन हमें चाहिए। इक्वेशन 3 आएगा आपका मोमेंट लेने पे, है ना, मोमेंट लेने पे। तो इस पॉइंट ए के अबाउट क्या कर रहे हैं, मोमेंट ले रहे हैं, है ना, टेक मोमेंट अबाउट ए, है ना, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज को क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, सो ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है, तो फोर्स P1 का तो मोमेंट 0 होगा, क्योंकि यहीं से पास हो रहा है ना। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस ना, तो फोर्स P1 का डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट ए से 0 है, तो P1 का तो कोई मोमेंट आएगा नहीं, है ना। ठीक है, अब देखो इस P का आएगा P इंटू डिस्टेंस A कितना, L/2, तो P इंटू L/2, चूंकि ये कैसे घुमाएगा, देखो इधर फिगर में देखो, एक क्लॉकवाइज घुमाएगा, कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो ये क्लॉकवाइज घुमाने से क्या होगा, पॉजिटिव ले लिया, है ना, सो P इंटू L/2, और बाकी ये जो दो फोर्स है P2 और P3, ये कैसा घुमाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो ये निगेटिव आने वाला है, तो P2 इंटू A हो गया, क्योंकि इस पॉइंट A से इसका डिस्टेंस क्या है, स्मॉल a है, तो P2 इंटू A माइनस P3 इंटू L, इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से A से कितना है, L है, ये डिस्टेंस कितना है, L है ना, L है, P3 इंटू L इक्वल टू 0। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, है ना। देखो इक्वेशन 2 का वैल्यू कितना है, 2P1 इक्वल टू 1.5 P2 इक्वल टू P3, है ना। ये जो P1 P2 P3 का वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट कर दो, है ना। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या था, P1, तो P1 हो गया, प्लस P2 को क्या लिख सकते हैं यहाँ से बताओ, यहाँ से P2 को लिख सकते हैं 2P1 अपॉन 1.5, तो 2P1 अपॉन 1.5 प्लस P3 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, P3 तो किसके बराबर है बताओ, P3 का वैल्यू 2P1 के बराबर है, तो 2P1 हो गया इक्वल टू P। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे, सिर्फ इसमें P1 अननोन है, सोल्व करने के बाद P1 का वैल्यू आ जाएगा 3/13P, है ना, 3/13P। अब इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए यहाँ पे P1 का वैल्यू, तो P2 का वैल्यू निकल जाएगा, P3 का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो P2 बराबर आ गया 2/1.5 P1, इसका वैल्यू पुट कीजिए तो 4/30P आ गया, और P3 का 6/13P आ गया। तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है सब्जेक्टिव में, अगर पूछना हो कि P1 P2 P3 का वैल्यू बताइए, तो P1 P2 P3 का वैल्यू निकल के आ गया, है ना। बट हमें तो निकालना है A का वैल्यू। अब A का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, यही इक्वेशन 3 से, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ P2 एंड P3 इक्वेशन 3 में इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। इक्वेशन 3 ध्यान से देखो क्या था, माइनस था कितना, P2 इंटू A, P2 का वैल्यू 4/13P आया है, इंटू A हो गया, माइनस P3 इंटू L, तो P3 का वैल्यू 6P/13 आया इंटू L इक्वल टू 0, है ना। अब देखो अगर इसको ध्यान से देखो तो P तो सब में कैंसिल हो जाएगा, P क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा अननोन हमारा क्या, A बचेगा, है ना। तो जब सोल्व करेंगे तो इसका A का वैल्यू आ जाएगा L/8, है ना। तो कुछ 3 या 4 स्टूडेंट है जो अभी तक इसको सोल्व करके डाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। सो ये तो था हमारा आज के क्लास के बारे में, है ना। आप कुछ क्वेश्चन खुद से भी इस पे कीजिए इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर पे, है ना। कुछ क्वेश्चन है जो और हम करा देंगे, एक क्वेश्चन और करा देंगे,
है ना, जिसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका क्या होगा, चेंज करेगा, जिसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका चेंज करेगा और फ्लेक्सुरल एक्सियल रिजिडिटी का भी वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, मतलब डिफरेंट मटेरियल का बना होगा, है ना, कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है, इस टाइप से होगा, दोनों तरफ क्या होगा, फिक्स होगा। सपोज करो ये एल्युमिनियम का बना हुआ है, एक कॉपर का बना हुआ है, तो इस टाइप से क्वेश्चन है जो बनता है। एक क्वेश्चन और है जो इस पर हम सोल्व कर लेंगे, है ना। बाकी आपको खुद से क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको खुद से भी लगाना है ना, और उसके बाद यदि नहीं बने तो आपको पूछना है, ठीक है। बाकी जो भी आज का क्लास हुआ है इसका पीडीएफ फॉर्मेट है जो मैं कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन नहीं, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इसका लिंक दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपका लिंक है जो मैं दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आज का क्लास हुआ है उसका पीडीएफ है जो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर स्ट्रेस। ये बहुत है जो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, कंसेप्चुअल है जो टॉपिक है आपका टेम्परेचर स्ट्रेस, या इसी को बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। टेम्परेचर स्ट्रेस बोले या थर्मल स्ट्रेस बोले, बोथ आर सेम, है ना। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल टॉपिक, है ना। सो नेक्स्ट क्लास में है जो आपका ये टॉपिक है जो डिस्कस करेंगे, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।